बिहार गवर्नमेंट ने बेतिहा राज लैंड एक्ट 2024 का बिल अपनी विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली में फाइनली पेश कर दिया है और इस कानून के तहत बिहार सरकार बेतिहा राज लैंड की जो कुल मिलाकर 15,000 एकड़ की जमीन थी, जिसमें से 50% से ज्यादा जमीन पर अतिक्रमण हो चुका है, इंक्रोचमेंट हो चुका है या लोग वहां पर इलीगली कोई अपनी दुकान या घर बना चुके हैं, इस कानून के तहत बिहार सरकार उस 15,000 एकड़ जमीन को वापस अपने कब्जे में लेगी और इससे बिहार सरकार को लगभग 8,000 करोड़ रुपयों का फायदा होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि ये जो शब्द है बेतिहा राज और बेतिहा राज लैंड, इसका मतलब क्या है, 17th सेंचुरी में इसकी कहानी क्या थी, कैसे ये शाहजहां के पीरियड से शुरू होकर ब्रिटिश राज से होते हुए आज 21st सेंचुरी में हमारे सामने खड़ी है। और अगर ये सारी की सारी जमीन कानूनी रूप से बिहार सरकार की है आजादी के बाद से, फिर भी बिहार सरकार इस जमीन को वापस क्यों अब तक नहीं ले पाई और इस कानून से बिहार सरकार इस 15,000 एकड़ की जमीन को कैसे अपने पास वापस लेगी और कैसे मुनाफा कमाएगी, इन सभी कॉम्प्लिकेटेड चीजों को आज के इस वीडियो में हम डिटेल में और आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। वेलकम टू चहल एकेडमी, दिस इज अनुभव देपानी। लेकिन इस बेतिहा राज लैंड एक्ट और हिस्ट्री के बारे में बात करें उससे पहले आप सभी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत खास खबर है। आप वो सभी एस्पिरेंट्स जो फाइनेंशियल हर्डल्स की वजह से अपनी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन शुरू नहीं कर पा रहे या फिर अपना आईएएस ऑफिसर बनने का सपना पूरा नहीं कर पा रहे हैं पैसों की कमी की वजह से, चहल एकेडमी उन सभी प्रॉब्लम्स को आपके लिए सॉल्व करेगी और चहल एकेडमी आपके लिए 50% स्कॉलरशिप ऑफर लेकर आई है। अगर आप NK50 कोड का इस्तेमाल करके चहल एकेडमी के लाइव लेक्चर्स को एक्सेस करते हैं, जिसमें आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज के साथ सबसे अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा और उसमें आपको इस कोड के साथ 50% स्कॉलरशिप में ये लाइव क्लासेस, जिसमें आपकी जीएस की प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी होगी, उसके लिए आपको सिर्फ 49,999 रुपीस पे करने होंगे। और इन्हीं लाइव लेक्चर्स को अगर आप रिकॉर्डेड फॉर्म में चाहते हैं तो उसके लिए आप NK50 कोड का इस्तेमाल करिए और ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको सिर्फ 19,999 रुपीस में मिल जाएंगे। तो जल्द से जल्द इस स्कॉलरशिप और इस कोड का इस्तेमाल करिए और बिना किसी देर के अपनी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को शुरू करिए। तो वापस आते हैं हम लोग इस बिहार के पर्टिकुलर एक्ट या पर्टिकुलर बिल के पर, जो 2024 में बेतिहा राज प्रॉपर्टी बिल के नाम से पेश किया गया है। अब इन सारी चीजों को समझने से पहले जरूरी यह है कि हम पहले यह समझे कि जो हिस्ट्री है बेतिहा राज लैंड की, या फिर ये बेतिहा राज एक्चुअली में है क्या। क्रोनोलॉजी से एक के बाद एक चीजें समझते हैं। देखिए, जो बेतिहा राज लैंड है, इसका जो ओरिजिनेशन है वो 17th सेंचुरी में हमें देखने को मिलता है। बेतिहा राज की अगर हम लोग रूट्स की बात करें तो बिहार में जो चंपारण रीजन है, चंपारण नाम आपने सुना होगा, वैसे चंपारण मटन काफी फेमस है, जीआई टैग मिला है उसे। तो चंपारण रीजन का जिन्होंने उनको फाउंड किया था, जिन्होंने स्थापित किया था उनको, उनका नाम था उज्जैन सिंह और उनके बेटे का नाम था गज सिंह, जिन्हें बेसिकली राजा का टाइटल जो है शाहजहां के द्वारा दिया गया था 1600 में। हम यहां पर उज्जैन सिंह और उनके बेटे गज सिंह की बात कर रहे हैं। इन्हें राजा का टाइटल शाहजहां के द्वारा, मुगल एम्परर के द्वारा 1600s में दिया गया था। अब इसके बाद यहां पर बेसिकली जब इनको राजा की उपाधि दी गई तो बहुत सारी ओनरशिप जमीनों की इनको मिली। इस पूरे के पूरे चंपारण डायनेस्टी के जो आखिरी राजा थे उनका नाम था हरेंद्र किशोर सिंह, और हरेंद्र किशोर सिंह की जो डेथ है वो 1893 में हो गई। अब हरेंद्र किशोर सिंह ने अपनी डेथ से पहले कोई वसीयत या कोई विल या फिर कोई हायरार्की अपनी सेट नहीं की, तो इनकी डेथ के बाद हरेंद्र किशोर सिंह की जो पहली पत्नी थी उनके पास ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी चली जाती है। लेकिन जब इनकी पहली पत्नी की भी डेथ हो जाती है 1896 में, तो किशोर सिंह की, हरेंद्र किशोर सिंह की जो दूसरी पत्नी थी जिनका नाम था महारानी जानकी कौर, उनके पास ये पूरी की पूरी जो चंपारण और उसके आसपास की जमीन की प्रॉपर्टी है वो चली जाती है। अब फाइनली 1897 में, जस्ट एक साल बाद, जब इनकी दूसरी पत्नी की भी, माफ करिएगा, 1897 में जब इनके पास चली जाती है ये प्रॉपर्टी, तो 1954 में जब इनकी दूसरी पत्नी की डेथ हो जाती है, यानी महारानी जानकी कौर की डेथ जब 1954 में हो जाती है,
तो ये पूरी की पूरी जो जमीन है 15,000 एकड़ की जमीन जो आज की वैल्यू में 8,000 करोड़ रुपए की है, ये पूरी जो प्रॉपर्टी है वो बेसिकली कोर्ट ऑफ वार्ड्स के पास चली जाती है। कोर्ट ऑफ वार्ड्स का पूरा कंट्रोल हो जाता है उसके पास। लेकिन कोर्ट ऑफ वार्ड्स किसी अलग अलग सिचुएशन की वजह से ना तो उस प्रॉपर्टी को कहीं बेच पाती है, ना उसका इस्तेमाल कर पाती है, ना उसका ट्रांसफर कर जा पाती है, बिकॉज ऑफ सम ब्रिटिश एम्पायर रूल्स एंड रेगुलेशन। अब फाइनली इसके बाद क्या होता है कि 1954 में जो बेसिकली बिहार की ये जो चंपारण की रानी उनकी डेथ हो जाती, तब तक देश आजाद हो चुका था। अब यानी कि पूरी की पूरी जो प्रॉपर्टी है वो बिहार गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाती है। लेकिन जब तक बिहार गवर्नमेंट इस पर बेसिकली कंट्रोल लेती है, तब तक हमें यह देखने को मिलता है कि उस जमीन पर बहुत ज्यादा इंक्रोचमेंट जो है, अगर स्पेसिफिकली बात करें हम लोग तो 15,215 एकड़ की जमीन की बात कर रहे हैं। बिहार के 6 डिस्ट्रिक्ट के रीजन है। चंपारण रीजन आज आपको एक डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलता है, लेकिन मैं चंपारण डिस्ट्रिक्ट नहीं कह रहा, मैं चंपारण रीजन कह रहा हूं। उस चंपारण रीजन या क्षेत्र में बिहार के 6 जिले आते हैं और उत्तर प्रदेश का भी कुछ एरिया उसमें आता है। यह बेसिकली प्रॉपर जो जमीन है, जब तक बिहार गवर्नमेंट इसको पूरी तरीके से अपना कंट्रोल जमीनी स्तर पर स्टैब्लिश कर पाती, तब तक यह देखा गया कि इस पूरी 15,000 एकड़ की जमीन पर 50% से ज्यादा इंक्रोचमेंट हो गया, अतिक्रमण हो गया, यानी आसपास के लोगों ने वो जमीनें हथिया ली, अगर आसान भाषा में हम लोग बात करें तो। इस वजह से बेसिकली क्या हो गया कि बिहार गवर्नमेंट इसको बेसिकली क्या है कि हटा नहीं पाई इस इंक्रोचमेंट को, क्योंकि बिहार में एक आम आदमी का भी जो टोरा होता है वो पुलिस वाले जितना ही होता है। तो यहां पर बेसिकली बिहार गवर्नमेंट बहुत ज्यादा फोर्सफुली कोई चीज कर नहीं पाई। अब आज की डेट में जितनी बिहार गवर्नमेंट के पास है जमीन इंक्रोचमेंट के अलावा, उसको वो किराए पे देते हैं, लीज पे देते हैं, और सिर्फ 2.5 करोड़ रुपए एक साल में वो निकाल पाते हैं। यानी कि वो जमीनें जिनकी वैल्यू 2024 में हमें 8,000 करोड़ रुपए देखने को मिलती है, उस 8,000 करोड़ रुपए की जमीन की वैल्यू से बिहार सरकार को साल का सिर्फ 2.5 करोड़ रुपए मिलता है। तो यानी कि एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक लॉस है, और लैंड रिसोर्सेज का भी यहां पर नुकसान हो रहा है, क्योंकि टोटल लैंड वैल्यू तो हमें यहां पर एक्चुअली में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। और जो अभी के हाल में अगर हम लोग देखें कि इन जमीनों का मैनेजमेंट कौन कर रहा है, तो जो लोकल सिविल सर्वेंट्स होते हैं, यानी कि जो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, वो बेसिकली इसका यहां पर क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं इन द सेंस उसको यहां पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि 50% से ज्यादा हो चुका है इंक्रोचमेंट, जिस वजह से यहां पर मिसमैनेजमेंट जो है इस जमीन का बहुत ज्यादा होता है। लीगल कंट्रोल तो ले ही नहीं पा रही है बिहार सरकार, लेकिन जो फाइनेंशियल लॉस हो रहा है वो एक अलग है, कानून तोड़ा जा रहा है वो एक अलग है, और जो लैंड रिसोर्सेज का बुरी तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है वो आपको एक अलग प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो अब बिहार सरकार ने क्या किया है, बिहार सरकार ने बेतिहा राज लैंड प्रॉपर्टी बिल 2024 विधानसभा में लेकर आ गई है। यह बिल आने वाले कुछ दिनों में पास हो जाएगा, उसके बाद वो बन जाएगा कानून। अब कानून बनने के बाद जो बिहार की बेसिकली इंक्रोच्ड लैंड है 15,000 एकड़ की, ये 15,000 एकड़ की जमीन बिहार सरकार ऑफिशियली जमीनी स्तर पर ग्रास रूट लेवल पे अपने पास ले लेगी, क्योंकि बाकी की जो इंक्रोच्ड लैंड नहीं है वो तो बिहार सरकार के पास है ही, और जो बाकी इंक्रोच्ड हो चुकी है उसका क्या सर, जो इंक्रोच्ड लैंड है वहां से लोगों को हटाया जाएगा, सीधी सी बात है। वहां से बेसिकली जो दुकानें बनी हैं, झोपड़ियां बनी हैं, घर बने हैं, वो तोड़े जाएंगे। अब देखिए इसमें दूसरा पॉइंट ये भी आ रहा है कि सर गरीब लोगों ने झोपड़ी बनाई होगी, ये किया होगा, वो किया होगा, उनका भी ख्याल रखा जाएगा। भाई उनको जब डिस्प्लेस कर रही है बिहार सरकार तो कॉम्पनसेशन देगी। लेकिन अगर कोई भी आम नागरिक किसी भी बहाने से ये बोले कि भाई मेरे पास तो क्या रहने के लिए घर नहीं था, मैं तो गरीब आदमी हूं, तो मेरे को तो बेसिकली जो सरकारी जमीन है वो मैंने हथिया ली, आप किसी भी एक्सक्यूज के चक्कर में कानून नहीं तोड़ सकते। सरकार की जमीन सरकार की होती है। सरकार अपनी जमीन इस तरीके से अगर बांटने लग जाएगी इंक्रोचमेंट के नाम पर, तो भाई साहब रेवेन्यू कम हो जाएगा। वैसे ही बिहार की इकोनॉमिक कंडीशन आप और मैं, हम दोनों बहुत अच्छे से जानते हैं, बिहार को पैसों की जरूरत है, क्योंकि सबसे कम डेवलपमेंट जो है बिहार जैसे राज्यों में हमें देखने को मिलता है। तो ये जो बेसिकली बिल है, ये बिल्कुल सही बिल है। जिन लोगों का नुकसान होगा, सरकार उन 8,000 करोड़ रुपए में से कॉम्पनसेशन मार्केट वैल्यू के हिसाब से उनको दे देगी। यानी जिन लोगों को हटाया जा रहा है उनके पैसे का नुकसान नहीं होगा, सरकार बस अपना नुकसान नहीं करवाना चाह रही है। तो अब बेसिकली क्या है कि यहां पर ये जब लैंड पूरी की पूरी आ जाएगी बिहार सरकार के पास, तो उसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। देखिए पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट है वो बेसिकली यहां पर किए जाएंगे, स्कूल बनाए जाएंगे, हॉस्पिटल बनाए जाएंगे, कॉलेजेस बनाए जाएंगे, कम्युनिटी हॉल बनाए जाएंगे, अलग अलग तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहां पर डेवलप किए जाएंगे। इससे फायदा होने वाला है। प्लस यहां पर क्या होगा कि जो लैंड बैंक है, जो इन्वेस्टमेंट की जाएगी यहां पर, यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो इन्वेस्टमेंट करेगा, इंडस्ट्रीज यहां पर अलग अलग तरीके की खुलेगी।
8,000 करोड़ की वैल्यू है और सरकार इसको बेच तो रही है नहीं, इस पर काम करेगी, तो ये 8,000 करोड़ आने वाले कई दशकों में 80,000 करोड़ रुपए बनकर वापस बिहार को मिलेगा, यानी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है सरकार की। प्लस जो अतिक्रमण है एट द एंड ऑफ द डे है तो इलीगली, तो उसको तो हटाना ही पड़ेगा, यानी कानून व्यवस्था भी सही करनी पड़ेगी। हाँ, एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ नेगोशिएशन करना पड़ेगा, क्योंकि चंपारण रीजन का जो ये बेतिहार राज लैंड है ये उत्तर प्रदेश के भी कुछ रीजन में आता है, उसमें हो सकता है कि उत्तर प्रदेश कुछ ना कुछ अपना हिस्सा मांगे, क्योंकि उस टाइम पे वो चंपारण रीजन जो यूपी के अंडर आता था, उस टाइम पे वो यूपी में था, आज वो उस टाइम में माफ करिएगा बिहार के अंडर आता था, आज वो यूपी के अंडर है। तो इसमें थोड़ा बहुत नेगोशिएशन हो सकता है, 200-500 करोड़ की बात ऊपर नीचे हो सकती है, बट नेगोशिएशन से ये प्रॉब्लम पूरी तरीके से सॉल्व होगी। अब अगर पब्लिक सर्विसेज यहां पर हम लोग लेकर आएंगे उस 15,000 एकड़ की लैंड पर, तो सीधी सी बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, लैंड का हम लोग ज्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे, एफिशिएंट यूज जो है यहां पर हो पाएगा, मैनेजमेंट यहां पर बेहतरीन तरीके से हो पाएगा। प्लस बिहार गवर्नमेंट को इस बात का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि भविष्य में इस तरीके का जो इंक्रोचमेंट या अतिक्रमण है दोबारा उस बेतिहार राज लैंड पर न हो। हाँ, इसके लिए सरकार, पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी सबसे बड़ी रहेगी, ये बात अलग है। तो अब आप ये देखिए कि सबसे बड़ा फायदा बिहार सरकार को लैंड यूज या फिर कानून व्यवस्था के अलावा जो होने वाला है वो बेसिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट का होने वाला है, उस चीज का होने वाला है जिसकी जरूरत सबसे ज्यादा बिहार सरकार को है, दैट इज मॉनेटरी बेनिफिट्स की। तो यहां पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा आएंगे, रेवेन्यू जनरेशन होगा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी, इकोनॉमी बढ़ेगी, इंप्लॉयमेंट आएगा। तो जो माइग्रेशन होता है बिहार से बाकी क्षेत्रों में, बाकी राज्यों में, महाराष्ट्र में या गुजरात में या साउथ में, वो बेसिकली पूरा का पूरा कम हो जाएगा। यहां पर लोगों के जो लाइवलीहुड है, जो जीने का स्तर है, वो बेसिकली यहां पर बढ़ जाएगा, यानी ओवरऑल जो बेसिकली ह्यूमन कैपिटल है वो काफी ज्यादा अच्छे से ट्रीट होगा। एजुकेशन से लेके हेल्थ से लेके सारी की सारी चीजों में हमें फायदा देखने को मिलेगा। प्लस जो इनइक्वालिटी है बिहार में पैसे के नाम पर, वो काफी हद तक कम हो सकती है, क्योंकि सरकार के पास जब रिसोर्स आते हैं तो सरकार रिसोर्स अपने पास नहीं रखती, सोशलिज्म की थ्योरी पे काम करते हैं हम लोग। जिस व्यक्ति को जितनी जरूरत है अच्छा जीवन जीने के लिए, उतने रिसोर्सेस उसको डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो सोशलिज्म की जो बेसिकली थ्योरी है उसको ग्रास रूट लेवल पर इंप्लीमेंट किया जाएगा, जो कि एक बहुत अच्छा डिसीजन है। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि क्या बिहार सरकार का यह डिसीजन आपको अच्छा लगा, किस तरीके से आप इसके हक में हैं, और अगर आप मान लीजिए किसी भी तरीके से अगेंस्ट में हैं और हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप किसी भी तरीके से मैच नहीं करते हैं, तो कृपया करके अपना कारण भी जरूर बताइए, क्योंकि डेमोक्रेसी सिर्फ देश में नहीं हर जगह होनी चाहिए। तो अगर आप इसके विरोध में भी हैं तो आपको भी पूरा अधिकार है इसका विरोध जताने का। और इसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास एक क्वेश्चन है, कोशिश करिएगा इसका जवाब देने की। एग्जामाइन द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ बेतिया राज एस्टेट and discuss the current challenges faced by Bihar government in managing its land. Analyze the potential implication of the Betia Raj Property Bill 2024. पहले हिस्ट्री पूछी गई है, फिर इस बिल के बारे में पूछा गया है। फॉर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंड मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन बिहार, और ये बिल का बेसिकली इस्तेमाल जब इंक्रोचमेंट को हटाएंगे तो कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में हो सकता है, उसके बारे में बताइए। How can the creation of land banks using such estate contribute to attracting investment and fostering regional growth? और ये जब जमीन लैंड बैंक के नाम से सरकार के पास आएगी तो कैसे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट या फिर अलग अलग तरीके की इंडस्ट्रीज यहां पर इस्टेब्लिश की जा सकती हैं, और क्या फायदा इसे हो सकता है, और सरकार को आगे किस बात का ख्याल रखना पड़ेगा। तो इसी तरीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और आसान बनाता है, और जीएस पेपर 2 के गवर्नेंस के टॉपिक्स को इसी तरीके से कवर करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में हम इसी तरीके से आपका योगदान देते रहें, तो उसके लिए प्लीज हमारे साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करिए, और इसी तरीके के अच्छे आसान भाषा में समझने वाले कंटेंट को कंटिन्यूअसली कंज्यूम करने के लिए चहल एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करिए। दिस इज अनुभव दीपानी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।